हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आ गया हूं जो कि बिज़नेस इन्वायरमेंट पे आधारित है। गाइस, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बिज़नेस इन्वायरमेंट की। पिछली वीडियो में आपने देखा फीचर्स ऑफ बिज़नेस इन्वायरमेंट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ बिज़नेस इन्वायरमेंट। टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ बिज़नेस इन्वायरमेंट एंड फैक्टर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। आज हम इन दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, देखिए, जब हम बिजनेस इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो उसके क्या इम्पोर्टेंस हैं, क्या फ़ायदे हैं। क्योंकि आप बिज़नेस करने जा रहे हो तो बिना फ़ायदे के कोई बिज़नेस करोगे नहीं करोगे। तो जब हम कोई बिज़नेस की बात करते हैं तो बेसिकली हमें देखना पड़ेगा कि जो हम इन्वायरमेंट की बात करें तो उसके बेनिफिट्स हमें क्या है, उसके क्या इंपॉर्टेंस हैं हमारे बिज़नेस में। कोई तो इम्पोर्टेंस होना चाहिए। ठीक, तो उन इम्पोर्टेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। देखिए, बेसिकली होता क्या है, जब हम कभी नया बिज़नेस की बात करते हैं तो पहला चीज़ होता है नीड ऑफ सोसाइटी। ठीक है, एनालाइज द नीड ऑफ सोसाइटी। अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ती है। अपॉर्चुनिटी क्या है वहाँ पे, जो न्यू प्लेस की हम बात कर रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, उसकी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो जो इन्वायरमेंट होता है ना, जो अगर इस इन्वायरमेंट की इसको स्टडी कर लिया कि यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो ही विल गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होता है, जब आप सबसे पहले आप किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो, आपसे पहले उस प्रोडक्ट को कोई नहीं लॉन्च किया उस जगह पे, तो वहाँ पे आपको क्या मिलता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, मूव कराने वाला फर्स्ट मूवर। हम आपको एग्जांपल दें, आप समझिए। आज देखिए, फ्रिज को क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर, लेकिन हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फ्रिज। क्यों पता है? क्योंकि दुनिया की पहली कंपनी थी फ्रिज जिसने रेफ्रिजरेटर बनाया। तो उसका एडवांटेज ये मिला उसको कि आज तक लोग उसको फ्रिज के ही नाम से बुलाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। धीरे धीरे अब जनरेशन चेंज हो रहा है तो लोग थोड़े चेंज हो रहे हैं, बट अभी तक आप देखेंगे तो मैक्सिमम लोग उसको फ्रिज से ही बुलाते हैं। जेरोक्स, जो जेरोक्स होता है बेसिकली दैट इज़ द फोटोकॉपी मशीन। जब हम क्या करते हैं, फोटोकॉपी कराते हैं जिस मशीन से, तो जेरोक्स नामक कंपनी ने पहली बार जो है फोटोकॉपी मशीन लॉन्च किया था। तो आज तक आप देखिए, जगह जगह बड़े शहरों में आप चले जाइए, वहाँ पे भी लिखा रहता है जेरोक्स। ठीक है, तो ये क्या है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इंडिया के अंदर सर्फ, आप आज भी थोड़े से बुजुर्ग जो होंगे, थोड़े से जो एक एजेड होंगे, उनसे आप पूछेंगे तो वो जब भी मार्केट में जाते हैं, किसी शॉप पे जाएंगे, ग्रोसरी शॉप पे जाएंगे, तो वहाँ पे जब वो डिटर्जेंट पाउडर नहीं मांगते, वो बोलते हैं सर्फ दे दीजिए। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर पहली कंपनी थी सर्फ। कुछ एरिया में निरमा थी, तो कहीं कहीं निरमा कह के भी बुलाते हैं कि निरमा दे दीजिए। तो ये चीज़ें क्या हैं, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आप समझिए कि तो जब हम किसी इन्वायरमेंट को स्टडी कर लेते हैं अच्छी तरीके से, तो हम उसका फर्स्ट मूवर एडवांटेज वहाँ पे उठा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम वहाँ पे हमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अंडरस्टैंड। सेकेंड, दूसरी चीज़ की हम बात करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स। जब भी हम बिज़नेस करने जाते हैं तो कुछ थ्रेट्स हमारे सामने ज़रूर होंगे। तो अगर आपने बिज़नेस इन्वायरमेंट, वहाँ के इन्वायरमेंट को स्टडी किया है, तो आपको पता होगा कि क्या क्या थ्रेट्स आ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने वहाँ के इन्वायरमेंट को स्टडी नहीं किया तो आप समझिए कि परेशान हो सकते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, अब थ्रेट्स की बात समझिए। जैसे अगर मैकडी आया इंडिया में, मैकडोनाल्ड क्या बनाता है, बर्गर। लेकिन आपको पता है वो अमेरिका एंड अदर कंट्रीज़ में क्या करता है, बीफ बर्गर वहाँ पे ऑफ़र करता है। बीफ बर्गर क्या है, गाय के मांस को यूज़ करते हैं वहाँ पे बर्गर में। लेकिन क्या अगर वो इंडिया के अंदर ऐसे ही आके कर देते तो क्या होता है, उनके लिए कितनी बड़ी थ्रेट्स क्रिएट हो जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा सोशल और कल्चर जो है वो उन्हें ऐसा करने नहीं देता, और ऐसा करते तो उनके लिए क्या होती, बहुत बड़ी थ्रेट्स क्रिएट हो जाती। तो
ऐसे ही जब हम कहीं पे न्यू जगह पे न्यू प्लेस पे जाते हैं बिजनेस करने के लिए, तो हमें वी नीड टू अंडरस्टैंड द बिजनेस इन्वायरमेंट ऑफ द प्लेस। अगर हम नहीं ऐसा करेंगे तो दैट विल क्रिएट द बिग थ्रेट्स इन द फ्यूचर में हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। नंबर 3, टैपिंग द यूजफुल रिसोर्स। देखिए, जब हमें पता होगा वहाँ के बारे में, वहाँ के एरियाज़ के बारे में, वहाँ के सोसाइटी के बारे में, वहाँ के चीज़ों के बारे में, तो हमें क्या होगा, रिसोर्सेज, जब हम वहाँ के बारे में अच्छे से स्टडी किए रहेंगे तो हमें रिसोर्सेज मिल जाएंगे। रिसोर्सेज में भी मैन पावर, में भी मटेरियल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से टैप कर पाएंगे, कौन सा रिसोर्स कहाँ पे हमें अच्छे ढंग से मिल सकता है, ठीक है। अगर आप समझिए कि इंडिया के अंदर आपको आप मसाला बनाना चाहते हैं, मसाले की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आपको सर्च करना पड़ेगा कि कहाँ पे मसाले प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ से हमें अच्छे मिल सकते हैं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो हमें टैप करने में ईजी हो जाता है। अब सोचिए, चाय की जो फैक्ट्री होती है वो दार्जिलिंग आसाम में ही क्यों है? क्योंकि वहाँ पे वो रिसोर्स अवेलेबल है। प्लाईवुड की फैक्ट्रीज वहाँ पे हैं, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्स अवेलेबल है, जो चाहिए उसको उस मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध हैं। सॉरी। अब समझिए, अगर वो चाय की फैक्ट्री आप सोचिए कि ला के हम यहाँ पे एक इस्टेब्लिश कर दें, तो क्या ये पॉसिबल होगा? पॉसिबल हो सकता है, बट द रिसोर्सेज आर वेरी कॉस्टली। क्यों? क्योंकि आप पहले वहाँ दार्जिलिंग से उन चाय के पत्तों को मंगाएंगे, फिर उनको बाकी प्रोसेस किया जाएगा, तो लेकिन यहाँ पे लाना एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर वो मैन्युफैक्चर करते हैं तो उनको एक अच्छी क्वालिटी के रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं ना, क्योंकि पास में है। तो टैपिंग द रिसोर्सेज इज़ वेरी इजी व्हेन वी अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके। नंबर 4, कैपिंग विथ रैपिड चेंजेस। जब हम वहाँ की इन्वायरमेंट को स्टडी करते रहेंगे टाइम टू टाइम, तो जो चेंजेस होते हैं, कभी कभी अचानक से कुछ चेंजेस आते हैं, टेस्ट में, पैशन में, फैशन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं वहाँ पे। लोगों के टेस्ट बदल जाते हैं टाइम के साथ साथ, कुछ नया खाना चाह रहे हैं, कुछ नया करना चाह रहे हैं, कुछ नया पहनना चाह रहे हैं। तो अगर आप अगर आपको पता है वो चीज़ें कि क्या यहाँ पे इन्वायरमेंट क्या किस तरीके से बदल रहा है, लोगों की विचार किस तरीके से बदल रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, रैपिड चेंज को तुरंत आप एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज ऐसा नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे क्या था, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं हमारे यहाँ भी, टेस्ट में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। पहले क्या था, रेस्टोरेंट्स कम थे, अब लोग देखिए रेस्टोरेंट्स की डिमांड बढ़ रही है, बहुत सारी चीज़ें रैपिडली चेंज हो रहे हैं। तो जब आप वहाँ के इन्वायरमेंट से परिचित होंगे, बिजनेस इन्वायरमेंट से, तो आप रैपिडली जो चेंजेस होते हैं उनके साथ आप खुद भी चेंज हो जाएंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स होंगी। ओके। नेक्स्ट वन इज असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फार्मूलेशन। असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फार्मूलेशन। जब आपको उस लोकेशन, उस सोसाइटी, उस वहाँ के एटमॉस्फेयर, वहाँ के लोगों के बारे में, आपको वहाँ का कल्चर पता होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो प्लानिंग होगी अकॉर्डिंग टू दैट बनाएंगे आपको प्लानिंग करने में बहुत ही ईजी हो जाएगा। आप समझिए कि आपको, मैंने बोला कि आप नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, वहाँ पे जाके एक रेस्टोरेंट आपको क्या करना, ओपन करना है रेस्टोरेंट। तो आप तो ठहरे नॉर्थ इंडियन, अब आपको नॉर्थ ईस्ट में जाना है, तो आप वहाँ जब जाओगे तो क्या होगा, आपने रेस्टोरेंट ओपन कर दिया, तुरंत आपने दाल मखनी और पनीर की सब्जी, तंदूरी रोटी, ये वो आप तुरंत ऑफ़र करना शुरू कर दिए। लेकिन आपको क्या पता कि वहाँ के लोग तो कुछ और खाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो अगर जब मैं आपको बोलूँ कि आप वहाँ जाइए ऐसा करें, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वहाँ के बारे में आपको स्टडी करनी पड़ेगी कि वहाँ के लोग कैसे हैं, खाते क्या हैं, उनका टेस्ट क्या है, तब ना आप कुछ प्लान कर पाएंगे। इसलिए अगर आपको बिज़नेस इन्वायरमेंट पता होगा, या वहाँ का इन्वायरमेंट भी आपको पता है, वहाँ के लोगों के बारे में आपको पता है, वहाँ का कंज्यूमर कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर बिहेवियर। जब आप कंज्यूमर बिहेवियर समझ पाएंगे, तभी जाके आप बिज़नेस वहाँ पे इस्टेब्लिश कर पाएंगे और सस्टेन करेंगे। क्योंकि बिज़नेस इस्टेब्लिश करना इज़ वेरी ईजी, बट
सस्टेनिंग द बिजनेस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, अंडरस्टैंड। तो जब हमें पता होगा वहाँ के इन्वायरमेंट के बारे में, तो हम क्या करेंगे, प्लानिंग और वहाँ के अकॉर्डिंग पॉलिसी अपनी बना पाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज़ हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। जब आपको वहाँ के इन्वायरमेंट के बारे में पता होगा तो आप क्या करेंगे, आप खुद के परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस, वर्कर्स परफॉर्मेंस क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ के बारे में पता है। ओके, तो ये रही बातें इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट की। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप बिज़नेस इस्टेब्लिश करते हैं तो समझिए बिज़नेस इन्वायरमेंट कितना इम्पोर्टेंट रखता है। अगर आपको उस प्लेस के बारे में पता नहीं और वहाँ आप बिज़नेस इस्टेब्लिश करने चले गए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी। ओके गाइस, आइए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज़ जिसको हम टॉपिक है डायमेंशन और फैक्टर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। डायमेंशंस और फैक्टर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसको कुछ ऐसे उसके फैक्टर्स हैं जो उस इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, उनके चेंज होने से बहुत ज़्यादा वहाँ का इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाते हैं। तो उन फैक्टर्स के बदलने से, उस फैक्टर्स में अगर थोड़ा जरा सा भी बदलाव होता है, थोड़ा सा भी बदलाव होता है तो क्या होता है, पूरा उसका इफेक्ट आपके बिजनेस पे आता है, वहाँ के पूरे इस एरिया के बिजनेस पे आते हैं। ठीक है, उसमें नंबर एक है सोशल फैक्टर, इसको बोलते हैं सोशल इन्वायरमेंट। तो सोशल इन्वायरमेंट क्या है, इट्स रिलेटेड टू ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ द सोसाइटी। कि आप जहाँ पे बिजनेस करने जा रहे हैं वहाँ के लोगों का ट्रेडिशन क्या है, कल्चर क्या है, उन कितने ज़्यादा आध्यात्मिक हैं, कैसे हैं, आइदर दे आर वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस, क्या है, नॉन वेज खाने वाले हैं, वेज खाने वाले हैं, या फिर आप दूसरे प्रोडक्ट्स में आइए, कपड़े में आ जाते हैं, तो क्या आप वेस्टर्न कपड़े पसंद करते हैं या फिर, तो फिर हमें देखना होगा वहाँ पे कि क्या लोगों के टेस्ट क्या हैं। तो उस कल्चर के अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ेगा, वहाँ बिज़नेस करना पड़ेगा। आप समझिए बहुत सारे कंट्रीज़ से यहाँ पे बहुत सारे, आप देखिए CCD है, और CCD तो यहीं इंडियन ब्रांड है, बट मैकडी है, आप देखिए, उसके बाद बहुत सारे बर्गर किंग है, तमाम ऐसी ऐसी कंपनियाँ हैं जो खाने पीने के प्रोडक्ट लेके इंडिया में आ गए, लेकिन उनको यहाँ के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना पड़ा। जैसे भी मैंने एग्जांपल दिया आपको मैकडी का, कि वो बाकी कंट्रीज़ में क्या है, क्या सर्व करते हैं, बीफ सर्व करते हैं, बट इंडिया में आलू टिक्की सर्व करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पता चल जाए ना इंडियंस को कि उनके यहाँ पे वो बीफ सर्व कर रहे हैं, पूरा उनके क्या हो जाएंगे, जितने भी चेन है ना उनके रेस्टोरेंट्स के, सब तोड़ फोड़ के सब ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो क्योंकि बिलीफ सिस्टम, लोगों का बिलीफ क्या है, कल्चर एंड वैल्यूज़। तो आप जब नए प्लेस पे जाते हो बिज़नेस करने, तो आपको उनके वैल्यूज़ को हर्ट नहीं करना है, किसी के कल्चर ट्रेडिशन को कभी भी हर्ट नहीं करना है। यू हैव टू मोटिवेट देयर कल्चर, यू हैव टू मोटिवेट देयर ट्रेडिशन। आपको उनके ट्रेडिशन के साथ घुलना मिलना पड़ेगा, उनको इम्प्रूव कराना पड़ेगा, उनको एहसास कराना होगा कि नहीं, हम भी आपके साथ हैं, हम भी आपके कल्चर्स को सपोर्ट करते हैं। अदरवाइज़ यू विल फेल्योर, आपको बिज़नेस करना वहाँ पे बहुत टफ हो जाएगा। ओके, तो सोशल बहुत ही फैक्टर जो है, सोशल अगर उसमें कुछ भी बदलाव होगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, तो सोशल इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। अब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, क्योंकि पैसे की बात है, बिज़नेस करने जा रहे हैं तो पैसे की बात है, पैसे तो आपको, क्योंकि पैसे का काम पैसे से होता है, बिज़नेस करने जा रहे हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारे तरीके की इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे, तो खर्च तो होंगे हमारे। लेकिन अब उसमें क्या, टैक्सेशन पॉलिसी क्या है वहाँ की गवर्नमेंट की, क्या चेंज तो नहीं हो गई। जैसे आपने देखा कि GST आया तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए इंडिया के अंदर। क्यों? पहले वैल्यू एडेड टैक्स लगता था, वैट, लेकिन जब GST आया तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, लेकिन धीरे धीरे उसको हैंडल किया गया, कर लिया गया, टैकल किया गया। तो क्या होता है, जब टैक्सेशन पॉलिसी चेंज होती है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, डिफरेंस क्रिएट होता है बिजनेस में, वहाँ का इन्वायरमेंट ही पूरा बिजनेस का चेंज हो जाता है। कुछ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ जाती है, पॉलिसी रिफॉर्म जब किया जाता है, इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स कभी कभी होती हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो जाती हैं।
ऐसा नहीं है कि रिफॉर्म होगा, पॉलिसी जब भी रिफॉर्म की जाती है तो अपॉर्चुनिटी के लिए, न कि क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम्स के लिए नहीं होता है। बेसिकली गवर्नमेंट क्या करती है, रिफॉर्म करती है पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म करने के पीछे उनका ध्येय होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें, ठीक, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश होती है। ओके, हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक पॉलिसी से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा एक इन्वायरमेंट है, एक फैक्टर है जिससे पूरे बिजनेस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, जिसका बिजनेस पे। ओके, नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। देखिए टेक्नोलॉजी, इट्स अ बिग वर्ड, टेक्नोलॉजी। आप समझिए कि टेक्नोलॉजी आज क्या है, इतना ज़्यादा मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जा रहा है कि मैन पावर कम से कम लगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, प्रोडक्शन हो, हमारा इफ़िशिएंट प्रोडक्शन हो। तो उससे क्या होता है, कॉस्ट रिकवर बहुत तेज़ होता है। भाई मैन पावर है, ठीक है, आप समझिए कि हमारी एक छोटी सी फैक्ट्री है, वहाँ पे 10 लोग काम करते हैं, सबको क्या देना होता है, मान लो मंथली 10,000 हम चल लेते हैं, 1 लाख रुपए देते हैं। और मशीन क्या है, अभी सेमी ऑटोमेटिक है। हमको पता चला कि एक मशीन है 5 लाख की मशीन है, ठीक है। अगर हम 5 मशीनों लगा दें तो इसमें से जो वर्कर्स हैं वो हमें आधे करने पड़ेंगे। 5 मशीन लगा देंगे तो 10 नहीं, हमको 5 वर्कर या 4 वर्कर से ही काम चल जाएगा, या 5 से ही चल जाएगा। तो 5 वर्कर का हर महीने का 50,000 हमारा बच रहा है। हमने एक कैलकुलेशन किया कि 1 साल में तो हमारे एक मशीन का पैसा आ जाता है, ठीक है। तो एक एज अ बिजनेसमैन वो क्या करता है, तुरंत चेंज करता है, नया मशीन ले आता है। क्यों? क्योंकि उसको प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, प्रोडक्शन उस कैपेसिटी उस मशीन की ज़्यादा है, समय कम, मतलब ज़्यादा, अब कैपेसिटी बढ़ जाती है उस यूनिट की। अब जहाँ पे वो 2000 यूनिट पर मंथ या पर वीक वो मैन्युफैक्चर करता था, अब वो मशीन आ जाने से क्या हो रहा है, 4000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो क्या, और उसको बेनिफिट हो रहा है। जब टेक्नोलॉजी चेंज होते हैं, बाकी आप समझिए कि बहुत सारे, या तो कभी कभी क्या होता है, जब आप बिज़नेस में हो और आपके जो राइवल्स हैं वो टेक्नोलॉजी चेंज कर दिए और न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके बिज़नेस को बढ़ा रहे हैं अपने, तो आपको ही बढ़ाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि अब ये टेक्नोलॉजी हमें चेंज करने की आवश्यकता है, एंड यू हैव टू चेंज, यू हैव टू अडॉप्ट द न्यू टेक्नोलॉजी। ओके, नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। और कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे क्या बहुत सारे रीजनल पार्टीज़ हैं और बहुत सारे नेशनल पार्टीज़ हैं, तो वहाँ पे क्या है, सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। कोई कम्युनिस्ट है, कोई कुछ है, कोई साउथ दक्षिणपंथी सोच के विचारधारा का है, कोई समाजवादी विचारधारा का है, मतलब कोई लेफ्टिस्ट है, मतलब इतने विचारधारा के लोग हैं जहाँ पे, वहाँ पे पॉलिटिकल जो इन्वायरमेंट है ना, बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है बिजनेस पे। आप समझिए बहुत बड़ा। तो आप समझिए कुछ एज ए पर्सन, ह्यूमन बीइंग, एज ए बिजनेसमैन, आपको सबके साथ हमेशा क्या कर, सामंजस्य बिठा के चलना पड़ेगा, सबसे कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा। क्यों, कभी आज पता चला कि यहाँ इनकी पार्टी है, कभी उनकी पार्टी आ गई, कभी उनकी पार्टी गवर्नमेंट में आ जाती है, तो जिसकी पार्टी आ जाती है उसके विचारधारा अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। कल को गवर्नमेंट क्या है, वोट बैंक के लिए बोल देती है कि नहीं आपको 25% ये करना, यहाँ पे आपको आरक्षण देना पड़ेगा, तो आपको देना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है, जो बिजनेसमैनों कमाने के लिए है, वो आरक्षण नहीं देना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए कि एक बहुत ही प्रोडक्टिव इफिशिएंट मैन पावर की रिक्वायरमेंट है उसको। वो नहीं चाहता कि हम कोटा से लेके आएँ कि नहीं भाई ये कुछ नहीं आता इसको, फिर भी इसको रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 25% यहाँ पे आपको रिजर्वेशन देना है, तो नहीं चाहेगा ऐसा। लेकिन मान लो ऐसा गवर्नमेंट करेगी तो उसको करना पड़ेगा, तो सोचिए कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा आपको। तो ऐसी मतलब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है बिजनेस पे, पॉलिटिक्स का। ओके, नेक्स्ट वन इज़ लीगल इन्वायरमेंट। कि हर देश में जाएं, कहीं भी जाएं, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, वहाँ के कुछ लॉ हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं। सिर्फ इंडिया के अंदर बात करते हैं तो कंपनी लॉ 1956, तो कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, आपको GST नंबर लेना होगा, बहुत सारे जो फॉर्मुलेशंस हैं वो फॉर्मेलिटीज़ आपको करनी पड़ेगी, पेपर वर्क करना पड़ेगा।
लेबर लॉ के तहत आपको कुछ लेबर से वर्क करा रहे हैं, आप कुछ मैन पावर यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए एक अलग आपको अप्रूवल चाहिए, सर्टिफिकेशन चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे मतलब लीगल फॉर्मेलिटीज़ आपको करनी पड़ती है जब आप बिज़नेस करते हो। तो लीगल इन्वायरमेंट भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। आपने इन सबको फॉलो नहीं किया, आपको जैसे कि क्या है, आपको 15 साल से कम 14 साल से कम के एज के बच्चे को अपने यहाँ काम पे नहीं रखना है, तो ये लेबर लॉ है, बहुत सारे लॉज हैं, उस लॉज को आपको फॉलो करने पड़ेंगे। हर कंट्रीज़ के डिफरेंट लॉज हैं, तो उस लॉ को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो जो लीगल इम्पैक्ट भी आपके बिज़नेस पे बहुत बड़ा पड़ता है। कल को गवर्नमेंट ने कुछ नया लीगली कुछ ऐसा कुछ चेंजेस कर दिया, कुछ नई पॉलिसी बना दिया, उस पॉलिसी को यू हैव टू फॉलो द पॉलिसी एज अ बिजनेसमैन। आप मना नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपको उनके कंट्री में बिज़नेस करना है, तो आपको उनके जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो भी पॉलिसीज़ हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात रही बिजनेस एनवायरनमेंट की फैक्टर्स की। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, 5 फैक्टर्स हैं इसके, सोशल, उसके बाद इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और लास्ट है लीगल। ये 5 इम्पैक्ट हैं, इसके 5 फैक्टर्स हैं जो बिज़नेस एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं बिज़नेस पे। तो आज बस हम इतना ही बात करेंगे। फिर अगर आपको कोई भी परेशानी हो, कुछ भी टॉपिक्स अगर इससे रिलेटेड चीज़ें समझ में ना आई हो, यू कैन आस्क, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।